हेलो एंड वेलकम टू भूटानिया एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ। अभी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ जियोग्राफी की क्लास एमसीक्यूज फॉर्म में पूरी ख़त्म की है। अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ। ये क्लासेस पूरी की पूरी अमीन पटवारी के लिए हैं और ये 100% फ्री हैं। ये सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वहाँ आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो आप भूटानिया एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको पूरी क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी दिलाया जाएगा। ठीक है, चलिए, जिसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट पेड करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे अमीन पटवारी की क्लास। हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं युवागृह। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक, पहले हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में देखते हैं थोड़ा। ठीक, दिए गए पाठ के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए हमारा जो संविधान का अनुच्छेद है, कितना, अनुच्छेद 342, ये बताता है क्या कि अनुसूचित जनजातियों की सूची के बारे में। ठीक, तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियां हैं वो कौन से अनुच्छेद में सूचित हैं, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 342। ठीक है, तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 42 प्रकार की जनजातियां हैं। ठीक, 42 प्रकार की ट्राइब्स हैं। एक तरीके से कह सकते हैं 42 जनजातियों का समूह है। ठीक, और उसी में ही हम देखते हैं कि इसमें हमें 161 उप समूह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 42 प्रकार की जनजातियां हैं और वही 161 प्रकार के हमको उन 42 समूह के उप समूह देखने को मिलते हैं। ठीक, तो देखो छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां हैं जो 161 उप समूहों में विभाजित हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, देखो राज्य की जनजाति सूची मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत प्रावधानित है। ठीक है, देखो जब हमारा छत्तीसगढ़ बना था तो छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम लोग कौन सा अधिनियम लेकर आए थे? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 लेकर आए थे ना। इसी अधिनियम के तहत हमारे हिस्से जो 42 जनजातियां आई हैं वो कौन से अधिनियम के तहत आई हैं? तो ये आई हैं हमारे पास मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। ठीक, तो राज्य की जनजातियां सूची मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत प्रावधानित है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम जनजाति अनुसंधान केंद्र। ठीक, जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये है हमारा नया रायपुर में। और ये कब बना है? ये बना है 2000। ठीक, तो देखो जनजाति अनुसंधान केंद्र नया रायपुर में है और 2000 में ये बना था और ये देश का 15वां ऐसा केंद्र है। ठीक, मतलब छत्तीसगढ़ में बनने के पहले ही जनजाति अनुसंधान केंद्र पूरे राष्ट्र में टोटल कितने बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं हमारे 15। ठीक, और इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये बना था कब? 2 सितंबर 2004 में। 2 सितंबर 2004। ठीक, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं जगदलपुर में। ठीक है, जो हमारा बस्तर का जगदलपुर है उसमें हमें मिलता है नीच जाति संग्रहालय। ठीक, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम की स्थापना 1972 में हुई थी। ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक, और इसका संचालन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये चारों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। सबसे पहले क्या कि छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां हैं और उसके उप समूह कितने हैं? 161। राज्य की जनजाति सूची मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत प्रावधानित है, ये भी सही है। ठीक, हम जब अलग हुए थे तो ये अधिनियम आया था, उसके बाद से ये जनजाति छत्तीसगढ़ की कहलाई। ठीक, उसके बाद जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नवा रायपुर में। कब बना? 2 सितंबर 2004 में बना। उसके बाद जगदलपुर में नीच जाति म्यूजियम है। ठीक, तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारा 2011 के अनुसार क्या बात हो रही है? 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनजाति जनसंख्या कितनी है? ठीक, देखो अगर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, जस्ट बता रही हूँ, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 100% है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनसंख्या है उसका 30.62% क्या है? जनजाति हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का कितना है हमारे यहाँ जनजाति? तो ये हो जाएगा हमारा 30.62%। ठीक, अब बात करते हैं इस 8.6 की। ठीक, तो
तो हमारे इंडिया में जितनी भी जनसंख्या है, ठीक, अगर इंडिया की जनसंख्या को हम लोग 100% लेते हैं तो उस 100% का 8.6 जनसंख्या कौन सी है हमारे यहाँ, हमारे भारत की जनजाति है ना। तो देखो 8.6 हमारे भारत का हो जाएगा और छत्तीसगढ़ का कितना हो जाएगा हमारा 30.62। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखो छत्तीसगढ़ में जनजातियों की जनसंख्या के क्रम में सही अनुक्रम को बताइए। ठीक, चलो हम लोगों को देखना है जनजातियों का क्रम कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक, तो देखो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनजाति मिलती है कौन सी, गोंड। ठीक, गोंड के बाद मिलती है हमें कंवर, और कंवर के बाद हमें कौन सी जनजाति मिलती है, तो ये मिलती है हमें उरांव। ठीक, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, गोंड उरांव कंवर, नहीं, कंवर गोंड उरांव ये भी गलत हो जाएगा, गोंड कंवर उरांव, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने देखा था भारत में जनजाति, है ना, अब देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा है। अब हम देखेंगे भारत में। भारत में जनजाति जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़े जनजाति समूहों का सही क्रम क्या है। ठीक, हम लोगों को देखना है कि कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो देखो बात करते हैं हम लोग किसकी, भारत की। ठीक, तो भारत में हमको सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति देखने को मिलती है, तो ये मिलती है हमको कौन सी, भील। ठीक, भील के बाद मिलती है हमें गोंड, वही गोंड जो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है। ठीक, भील गोंड, उसके बाद आएंगे संथाल। संथाल, तो भील गोंड और संथाल, तो संथाल भील गोंड ये गलत हो जाएगा, गोंड संथाल भील ये भी गलत हो जाएगा, भील गोंड और संथाल, तो इसका भी स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बस्तर सरगुजा और मध्य क्षेत्र, ठीक है, आदिवासी विकास प्राधिकरण। ठीक है, देखो आदिवासी डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किस तारीख को किया गया था। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या किए थे ना छत्तीसगढ़ में, पहले क्या किए थे, जो हम लोग अनुसूची एक प्राधिकरण बनाने के पहले हम लोग क्या किए थे, बस्तर सरगुजा और मध्य क्षेत्र, जिसमें हमारा रायपुर बिलासपुर दुर्ग आता था, तो इन तीनों के लिए हम लोग अलग से बना के रखे थे। ठीक, तो बस्तर सरगुजा और मध्य क्षेत्र आदिवासी डेवलपमेंट एजेंसी कब बना था, तो ये बना था हमारा 27 फरवरी 2019 को। ठीक है, बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण और वैसे ही मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, ये तीनों कब बने थे, 27 फरवरी 2019 को। ठीक, अब बात करेंगे इसके मुख्यालय की, तो देखो बस्तर का मुख्यालय क्या हो जाएगा, जगदलपुर। ठीक, इस प्राधिकरण का, सरगुजा का हो जाएगा अंबिकापुर और मध्य क्षेत्र का हो जाएगा रायपुर। ठीक, तो ये कब बन गया, 27 फरवरी 2019 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। ठीक, अब हम बात करेंगे अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की। ठीक, तो देखो अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण हमारा बना था 26 अगस्त 2020 को। ठीक, ये जो हम लोग बना रहे हैं ना अनुसूचित जाति एससी डेवलपमेंट एजेंसी, ये कब बनेगा हमारा 26 अगस्त 2020 को। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, अभी हम लोगों ने देखा कहाँ था, ये रायपुर में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जिला बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के विस्तार क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक, देखो हम लोग बात करें ना अभी बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बात करें, मतलब बस्तर एरिया में जो हम लोग आदिवासी डेवलपमेंट एजेंसी बना के रखे थे ना, वो कौन कौन से एरिया के लिए काम कर रही थी। ठीक, तो ये जो बस्तर में थी वो 4 क्षेत्र में काम करती थी। ठीक, एक था हमारा कोंडा गांव। ठीक है, यहाँ कोंडा गांव है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नारायणपुर। ठीक, उसके बाद है सुकमा और उसके बाद था हमारा कांकेर। ठीक है, तो ये जो बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण थी, ये 4 क्षेत्रों में मुख्य रूप से क्या करती थी, काम करती। ठीक, तो देखो कोंडागांव है, नारायणपुर है, कोरिया बस्तर में आता ही नहीं है तो ये हो जाएगा, और सुकमा है, तो कोरिया गलत हो जाएगा। तो पूछा है नहीं है तो कोरिया शामिल नहीं है। कोरिया की जगह पे क्या होना था, कोरिया की जगह पे होना था हमारा कांकेर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
उसके बाद है विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों में से कौन सा एक मापदंड नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, पीवीटीजी के बारे में। ठीक, पीवीटीजी के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, पहले इसको हम लोग कहते थे पीजीटी। ठीक, अब देखो विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों में से कौन सा एक मापदंड नहीं है। ठीक, देखो मापदंड नहीं है तो हम लोग देख लेते कौन कौन सा मापदंड है। ठीक, तो देखो अत्यंत कम साक्षरता दर, देखो जिस जनजाति की साक्षरता बहुत ज़्यादा कम रहेगी उसको हम लोग लेकर आएंगे विशेष पिछड़ी जनजाति में, ये स्टेटमेंट सही है। जनसंख्या घट रही है या स्थिर रहती है, हाँ, अगर किसी जनजाति किसी समूह की जनसंख्या उतनी ही है, बढ़ नहीं रही है या फिर कम होती जा रही है तो उसको हम किस में रखेंगे, विशेष पिछड़ी जनजाति में, ये भी ठीक है। आदिम जीवन पद्धति, मतलब ये अपना जो जीवन यापन है वो अभी भी पुराने तरीक़ों से करें। ठीक, खेती बाड़ी के लिए या फिर अपने इलाज के लिए जितनी भी चीज़ें ना, ये बहुत ही पुरानी पद्धति का यूज़ करें। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। उच्च आर्थिक स्थिति, देखो अब जिसकी आर्थिक स्थिति ऊंची होगी उसे हम पिछड़ा में क्यों रखेंगे, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा सही होगा, उस हिसाब से हमारा आंसर सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। उच्च आर्थिक स्थिति किस में नहीं आती है, विशेष पिछड़ी जनजाति के मापदंड में नहीं आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारा भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह, अभी मैंने बताया ना कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति थी जिसको हम लोग पीवीटीजी कहते थे, उसको पहले क्या बोलते थे हम लोग, पहले हम लोग बोलते थे पीटीजी। ठीक, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ठीक, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, पीवीटीजी कर दिया गया था। और ये कब किया गया था, ये किया गया था 2006 में। ठीक, 2006 के पहले इसको हम लोग बोलते थे पीटीजी और अब क्या बोलते हैं, पीवीटीजी, विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2006। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद भारत में कुल कितने जनजाति समुदायों को पीवीटीजी के श्रेणी में रखा गया है। ठीक, तो देखो भारत में कुल 75 ऐसी जनजाति है जिसको हम लोग क्या करके रखे हैं, पीवीटीजी में शामिल करके रखे हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के टोटल 75 ऐसे समूह हैं, जैसी जनजाति है जिनको हम लोग क्या किए हैं, पीवीटीजी में शामिल करके रखे हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। अब बात करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ में कुल कितनी पीवीटीजी हैं। ठीक, तो देखो छत्तीसगढ़ में ना टोटल 7 हैं जिसको हम लोग 5+2 लिखते हैं। ठीक, जिसमें से 5 केंद्र सरकार द्वारा है और 2 राज्य सरकार द्वारा हैं। ठीक, कौन कौन हो गए, 5 केंद्र सरकार और 2 राज्य सरकार द्वारा हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं हम लोग राज्य सरकार की। जो हमारी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है वो भुजिया और पंडो, इन दोनों को पीवीटीजी के ग्रुप में नामित किए। ठीक, उसके बाद देखो अब हम बात करते हैं इन 5 के बारे में। ठीक, तो 5 में आ जाएगा हमारा बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबू झमाड़िया। ठीक है, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबू झमाड़िया ये, और एक बच जाता है हमारा क्या हो जाता है, एक है बैगा, एक है बिरहोर, एक है पहाड़ी कोरवा, एक है अबू झमाड़िया और एक जनजाति है हमारी वो है कमार। ठीक, तो देखो बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबू झमाड़िया, ठीक, और एक हो जाएगा हमारा कमार। ये हो जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा और 2 है हमारा राज्य सरकार से, एक है हमारा भुजिया और एक है हमारा पंडो। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 7 ऐसी जनजाति हैं जो किसमें शामिल है, पीवीटीजी में शामिल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन, भुजिया और पंडो। ठीक, चलो दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में साक्षरता के आधार पे हम लोगों को क्या करना है, बताना है कि आरोही कम मतलब बढ़ता हुआ, मतलब हम लोगों को यहाँ देखना है कि सबसे कम साक्षरता किसकी है। ठीक, तो देखो सबसे कम साक्षर जनजाति होगी हमारी कौन सी, अबू झमाड़ी। ठीक, अबू झमाड़ी के बाद पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा के बाद बिरहोर, उसके बाद बैगा, उसके बाद कमार। ठीक, क्या हो जाएगा, अबू झमाड़ी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो देखो हम लोगों को बढ़ते क्रम में देखना था, मतलब हम लोग सबसे कम देखेंगे। तो अगर बोलेगा इसको कि अवरोही में करने के लिए तो सबसे पहले होगा कमार,
फिर बैगा, फिर बिरहोर, फिर पहाड़ी कोरवा, फिर अबू झमाड़िया। मतलब सबसे कम साक्षर कौन होगी? अबू झमाड़िया। और इसमें साक्षरता की बात करेंगे तो कमार ज़्यादा साक्षर कहलाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद PVTG मतलब विशेष पिछड़ी जनजातियों में जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम क्या है? ठीक, इसमें हम लोगों को देखना है किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा अवरोही मतलब घटता हुआ। हम सबसे पहले ज़्यादा देखेंगे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा है बैगा, पहाड़ी कोरवा, पंडो, पंडो के बाद आ जाएगा कमार, कबार के बाद अबू झमाड़िया। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या के अनुसार पे घटता हुआ क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद युवा गृह की बात करते हैं। अब हम करेंगे युवा गृह की बात। देखो युवा गृह क्या होता है? जनजाति जितने भी ट्राइब्स हैं वो लोग अपनी संस्कृति, ठीक है, अपनी संस्कृति की शिक्षा देने के लिए एक क्या बनाते हैं? एक युवा गृह बनाते हैं। ये इस युवा गृह को हम लोग एक स्कूल समझ सकते हैं। ठीक है, ये युवा गृह गांव के बीच में होता है और यहाँ पे उस जनजाति के सारे जो युवक युवतियाँ होते हैं वो लोग यहाँ जाते हैं और अपनी संस्कृति के बारे में सीखते हैं। ठीक, इसी युवा गृह में वो अपने एक तरीके से जीवन साथी को भी चूज़ करके रखते हैं। ठीक है, हमें अपना पार्टनर इसको बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा युवा गृह। ठीक है, अब देखो सारी जनजातियों में अलग अलग युवा गृह हैं और जिन जिन जनजातियों के युवा गृह इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, और सारी जनजाति जितनी भी जनजाति पढ़ेंगे उसमें युवा गृह को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये जो युवा गृह है ना, ये युवा गृह दो प्रकार का होता है। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है एक लिंगी और एक होता है क्या? द्विलिंगी। ठीक, अब देखो एक लिंगी युवा गृह में क्या होता है? इसमें जो युवक युवतियाँ मतलब लड़के लड़कियाँ जो होते हैं ना वो यहाँ आते हैं शाम को और रात होने के पहले घर चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे स्टे करने और या फिर रहने की कोई सुविधा नहीं है। ठीक, मतलब आप यहाँ रात नहीं रुक सकते। लेकिन जो द्विलिंगी युवा गृह है यहाँ पे क्या होते हैं? जो लड़के लड़कियाँ आते हैं वो लोग रात में यहीं रुक जाते हैं। मतलब यहाँ पे स्टे करने या फिर हॉस्टल जैसा थोड़ा व्यवस्था दिया गया था। ठीक, तो युवा गृह, तो एक युवा गृह हो गया एक लिंगी और एक युवा गृह हो गया हमारा क्या? द्विलिंगी। ठीक, तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम एक लिंगी युवा गृह के बारे में। ठीक, तो देखो एक लिंगी युवा गृह की क्या विशेषता है? इसमें युवक युवतियाँ शाम को जाते हैं और रात भर वहीं रहते हैं। ठीक, एक लिंगी में तो नहीं ना, एक लिंगी में तो रात होने के पहले ये वापस आ जाते हैं, है ना? तो ये विशेषता नहीं होना चाहिए। ठीक, इसमें केवल अविवाहित युवक भाग लेते हैं। हाँ देखो एकदम सही है। यहाँ पे ना युवा गृह में एक है कि यहाँ पे वही लोग सदस्य रह सकते जिनकी शादी नहीं हुई है। ठीक, 8 से 10 साल होते ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा युवा गृह में और जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तक आप यहाँ के युवा गृह के सदस्य रह सकते हैं। शादी होने के बाद आपका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसमें केवल अविवाहित युवक भाग लेते हैं, तो ये भी सही है। ठीक, इसमें अविवाहित युवक युवतियाँ शाम को जाकर रात को घर वापस आ जाते हैं, ये भी सही है। जिसमें अविवाहित युवक युवतियाँ हैं वो शाम को जाते हैं युवा गृह और रात होने के पहले घर आ जाते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। ठीक, इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन होता है। ठीक, देखो इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन तो नहीं होता, लेकिन इसके हिसाब से ना यहाँ पे दो स्टेटमेंट फिर सही हो जाएंगे। ठीक, देखो एक तरीके से मान भी सकते हैं कि इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है, केवल हटा दिया जाए तो इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है क्योंकि यहाँ आकर क्या करते हैं वो लोग अपना कल्चर सीखते हैं, अपनी संस्कृति सीखते हैं। ठीक, तो एक तरीके से देखें तो ऑप्शन ए को सही ले लेते हैं। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे केवल पूछेगा तो फिर हम इसको आंसर नहीं ले सकते। ठीक है, इस हिसाब से देखेंगे तो हम अभी आंसर ए ले लेते हैं। ठीक, चलो क्योंकि यहाँ पे मनोरंजन के साथ साथ ये अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, अपनी संस्कृति भी सीखते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें अगर केवल हटा दिया जाए तो मनोरंजन के हिसाब से देखेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसमें युवक युवतियाँ शाम को जाते हैं और रात होने के पहले घर आ जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे रात भर वहीं रहना लिखा है। नेक्स्ट कोसी घोटुल। अब बात करेंगे हम लोग घोटुल की। ठीक, देखो छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ जनजातियां हैं जिनके हम घोटुल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे देखो अभी यहाँ देखते हैं हम अबू झमाड़ के बारे में। ठीक, कौन कौन सी जनजातियों का कौन कौन सा युवा गृह। ठीक, देखो युवा गृह और ये हो जाएंगी जनजातियाँ, मतलब कौन सी ट्राइब का कौन सा युवा गृह है। हाँ, तो देखो अबू झमाड़ी के युवा गृह को हम लोग बोलते हैं कोसी घोटुल। क्या बोलते हैं? कोसी घोटुल।
कोसी घोटुल। ठीक, उसके बाद हम आते हैं कहाँ, मुड़िया। मुड़िया के युवा गृह को हम बोलते हैं घोटुल। ठीक, अब आते हैं उरांव। उरांव के युवा गृह को हम बोलते हैं धूमकुरिया। उसके बाद आते हैं बिरहोर। बिरहोर के युवा गृह को बोलते हैं हम गीतियोना। गीतियोना। ठीक, उसके बाद क्या बच गया, बिरहोर, उरांव, मुड़िया, घोटुल। उसके बाद आते हैं परजा। परजा के युवा गृह को हम बोलते हैं क्या, धांगा बक्सर। धांगा बक्सर। ठीक, उसके बाद मुड़िया, सॉरी, उसके बाद आएंगे हम लोग भुइयाँ। भूमि को रंगने का काम करते हैं ना, जमीन में हम लोग रंगोली बनाते हैं, वैसे ही याद करेंगे। भुइयाँ का हो जाएगा रंग भंग। ठीक, और यहाँ पर जा। ठीक, जाना है तो जाना कहाँ है, हमको बक्सर जाना है, तो परजा का हो जाएगा धांगा बक्सर। ठीक, अब देखो भुइयाँ का रंग भंग हो गया। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद है भारिया। भारी चीज़ को हम घसीट कर लेकर आते हैं ना, तो उसी का हो जाएगा घसर बासा। तो ये हो जाएंगे हमारे इंपॉर्टेंट ट्राइब और उनके युवा गृह। ठीक, तो अबू झमाड़िया का है कोसी घोटुल और मुड़िया का है घोटुल। उरांव का है धूमकुरिया, बिरहोर गीतियोना, परजा का धांगा बक्सर, भुइयाँ का रंगभंग, भारिया का घसर बासा। ठीक, तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट घोटुल। ठीक, चलो क्वेश्चन देखते हैं। कोसी घोटुल किस जनजाति का युवा गृह है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कोसी घोटुल कौन सी जनजाति का युवा गृह है, तो ये हो जाएगा हमारे अबू झमाड़ी का। ठीक, उसके बाद देखते हैं धूमकुरिया। धूमकुरिया किस जनजाति से संबंधित है? अभी हम लोगों ने देखा था धूमकुरिया कौन सी जनजाति का युवा गृह है, तो ये है हमारी उरांव जनजाति का। ठीक है, चलो उसके बाद धांगड़ घर और धांगड़ी घर किस जनजाति के युवा गृह हैं? ठीक, देखो ये जो धांगड़ घर और धांगड़ी घर है ना, हाँ ठीक है, हम लोगों ने देखा नहीं था इसको। धांगड़ और धांगड़ी घर ना कोंद जनजाति, एक जनजाति है कोंद। ठीक, कोंद जनजाति के युवा गृह को हम लोग क्या बोलते हैं? धांगड़ घर या धांगड़ी घर। ठीक, कोंद जनजाति में पुरुषों का युवा गृह धांगड़ घर कहलाएगा और धांगड़ी घर किसको कहलाएगा? महिलाओं का कहलाएगा। ठीक, तो इसको ना कोंद कर लेना। कोंद जनजाति का जो युवा गृह उसको हम लोग धांगड़ घर या धांगड़ी घर कहते हैं। उसके बाद देखो भारिया जनजाति का युवा गृह क्या है? हम लोग बात कर रहे थे भारिया का, तो भारी चीज़ को हम घसीट कर लेकर आते हैं ना, तो भारिया का हो जाएगा हमारा घसर बासा। चलो रंग भंग, अभी हम लोगों ने देखा था रंग भंग किसका था? हम लोग भूमि मतलब जो जमीन रहती है उसको रंगने का काम करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा भुइयाँ। उसके बाद बिरहोर जनजाति के युवा गृह को हम लोग क्या बोलते हैं? गीतियोना कहते हैं हम। ठीक है, चलो उसके बाद घसर बासा, ये तो 2 बार हो गया। ठीक, ये हो जाएगा भारिया। उसके बाद घोटुल का वास्तविक नाम क्या है? ठीक, देखो घोटुल है ना, उसको हम लोग गांग स्थल भी बोलते हैं, या फिर हम घोटुल को ये भी कह सकते हैं कि घोटुल वो जगह है जहाँ हम लोग विद्या लेते हैं। ठीक, तो इसको हम कह देंगे विद्या स्थल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। घोटुल में पुरुष सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? घोटुल का। घोटुल में पुरुष सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, देखो हम लोग बात करें घोटुल की, कौन सी जनजाति का? ये मुड़िया। ठीक, तो देखो घोटुल में जो मेंबर हैं, मतलब जो युवक हैं, जो लड़के हैं, उनको हम बोलते हैं चेलिक, और जो फीमेल मेंबर हैं, ठीक, जो गर्ल्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मुटियारिन। ठीक है, अब देखो इनके कोई प्रमुख होंगे, इनका कोई हेड भी होगा, तो जो ये चेलिक के हेड होते हैं उनको हम बोलते हैं सिरेदार, और जो फीमेल हैं मुटियारिन, उनकी हेड को हम कहते हैं बेलोसा। क्या कहते हैं? बेलोसा। ठीक, तो घोटुल में पुरुष सदस्य को किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहते हैं उनको चेलिक। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। घोटुल में महिला मुखिया को क्या कहते हैं? महिला मुखिया मतलब जो फीमेल की हेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेलोसा, है ना, तो ये हो जाएगा बेलोसा। और घोटुल में फीमेल जो मेंबर्स हैं उनको क्या कहते हैं हम? मुटियारिन, तो ये हो जाएगा मुटियारिन। ठीक, चलो नेक्स्ट। कौन सा नृत्य घोटुल का प्रमुख नृत्य नहीं है? ठीक, हुल्की पाटा है, मांदरी है, ककसार है, कर्मा नहीं है। ठीक है, कर्मा नृत्य घोटुल का प्रमुख नृत्य नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद धूमकुरिया में किस सदस्य का आयु 13 से 18 वर्ष तक का होता है? ठीक है, हम लोग बात करें किसके? धूमकुरिया की। ठीक, देखो धूमकुरिया को ना हम लोग 3 पार्ट में बांट के रखें। ठीक, पहला होता है हमारा पूना जोरावर,
पूना जोरावर। ठीक, जो 13 साल तक का बच्चा होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक, 13 वर्ष से कम का जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? 13 से कम साल का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूना जोरावर। ठीक, उसके बाद जो 13 से ज़्यादा 13 से 18 साल के बीच का होता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? मझधुरिया जोरावर। मझधुरिया जोरावर। ठीक, और 13 से 18 और जो 18 साल से ऊपर के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? धांगड़। ठीक, तो पूना जोरवार 13 से मतलब 13 से जो कम साल के होते हैं वो, मझधुरिया में 13 से 18 और 18 साल से ज़्यादा के होते हैं तो वो कहलाते हैं क्या? धांगड़। ठीक, तो धूम कुरिया के किस सदस्य का आयु वर्ष 13 से 18 वर्ष तक का होता है? 13 से 18 की बात हो रही है। ठीक, तो 13 से 18 में कौन आ जाएगा? मझधुरिया जोरावर। और पूना जोरवार मतलब 13 से कम, धांगड़ मतलब जो लड़के वहाँ पे मेंबर होंगे वो, और धांगर महतो तो जो ये धांगर वहाँ के मेंबर्स होंगे ना उनके हेड को हम कहते हैं धांगड़ महतो। ठीक, और देखो यहाँ पे जो लड़कियाँ मतलब मेंबर होंगी उनको हम बोलेंगे धांगरीन, और इन्हीं धांगरीन के हेड को हम लोग बोलते हैं क्या? बारकी धांगरीन। बारकी धांगरीन। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है कोसी घोटुल के सदस्यों की आयु कितनी होती है? देखो कोसी घोटुल किसका था? कोसी घोटुल और घोटुल दोनों की बात करें। कोसी घोटुल था अबू चमाड़िया का और घोटुल किसका था? मुड़िया का था। ठीक, तो इसमें लोगों को एडमिशन लेने के लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 वर्ष। ठीक, मतलब 10 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 8 से 10 वर्ष तक के बच्चों को ही वो लोग एडमिशन देते हैं, 8 से कम वर्ष के बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। कोसी घोटुल के प्रमुख मुखिया को क्या कहा जाता है? ठीक, अब बात कर रहे हैं हम लोग कोसी घोटुल के। ठीक, जो कोसी घोटुल का हेड होता है, ठीक, उसको हम लोग कहते हैं पटेल। क्या कहते हैं हम लोग? पटेल कहते हैं। ठीक, और पटेल की हेल्प करने के लिए जो 2 लोग होते हैं वो होता है कोटवार और कौन होते हैं? कोटवारिन। ये लोग उसके सहयोगी होते हैं। ठीक, और देखो कोसी घोटुल में जो लोग होते हैं ना, जो मेंबर होते हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेयोर। ठीक, जो लड़के होंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लेयोर, और जो लड़कियां होंगी उसको हम लोग बोलेंगे लेयुस्कू। ठीक, लेयोर और लेयुस्कू। कोसी घोटुल में ना हम तालुर मुंते देवता की पूजा करते हैं। किसकी? तालुर मुंते देवता की। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है कोसी घोटुल में बालिकाओं को किस नाम से पुकारा जाता है? अभी मैंने बताया किसको? बालिकाओं को हम लोग बोलते हैं लेयस्कू, और लड़कों को क्या बोलते हैं हम लोग? लेयोर बोलते हैं। ठीक, चलो उसके बाद है घोटुल के संबंध में पेड़गा पेड़गी किसे कहा जाता है? ठीक, देखो ये लोग क्या करते हैं ना, घोटुल में ना एक मुड़िया में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाना नारे दाना पंडोम, नूना नारे दाना पंडोम। ठीक, नूना नारे दाना पंडोम। इसमें क्या होता है कि ये लोग मुड़िया लोग क्या करते हैं, एक घोटुल से दूसरे घोटुल के लोगों को इनविटेशन देते हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ आकर चीज़ों को सीखिए और हम आपके यहाँ आकर चीज़ों को सीखेंगे। ठीक, तो घोटुल के संबंध में पेड़गा पेड़गी उन लोगों को कहते हैं जो दूसरे घोटुल से इन्विटेशन देकर या फिर बुलाए गए रहते हैं। ठीक, तो दूसरे घोटुल में आमंत्रित जवान लड़के लड़कियों को हम लोग क्या बोलते हैं? पेड़गा पेड़गी कहते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट। दी गई सूची के अनुसार खटिया को क्या कहते हैं? देखो हम ये लोग घोटुल में ना खटिया को बोलते हैं कटकुल। ठीक, घटिया किसको बोलते हैं? कटकुल को। उसके बाद है सूची के अनुसार मुसवान। ठीक, देखो मुसवान वो होता है घोटुल में जो क्या करता है? पूरे सजावट का काम करता है। तो साज सज्जा का काम कौन करेगा? मुसवान। उसके बाद है कौन? घोटुल के संबंध में सिरहा किसे कहते हैं? ठीक है, जो घोटुल में ना वो जादू टोने का काम करता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिरहा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है केकरिंग। केकरिंग, ठीक, देखो केकरिंग ना घोटुल में क्या करते हैं? बांस से बना हुआ ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी को ये लोग केकरिंग कहते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।